हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 12। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से आप देखें, एक एक टॉपिक चमकेगा और चमकता रहेगा। अब जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जैसे मान लेते हैं कि ए से पी, मतलब चाहे प्रोडक्ट लिख दो, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। जब ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इसका रेट लो R इक्वल टू के, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं। और जब फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितना लिख सकते हैं? 1। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आगे हम इसका ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसी इक्वेशन से रिमाइंड करेंगे कि हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, इक्वेशन नंबर सेकंड ये था, तो इजीली ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को दोगुना बढ़ाया जाए, 2 टाइम्स से इंक्रीज कराया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। ये आपका जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है, ये आपका क्या है? रेट लॉ। ठीक है, इस बात को हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन which rate is directly proportional to the concentration of रिएक्टेंट। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर में जितना गुना से हम जितने टाइम से अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतना ही टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन बाकी जीरो ऑर्डर में ऐसा मामला नहीं था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ हो गया और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब एक बात जरा देखते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या होता है? तो आप जानते हैं के का यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर 1 माइनस n, और क्या होता है? टाइम इनवर्स। तो जब फर्स्ट ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे? के का यूनिट लिखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए n जो ऑर्डर है इसमें 1 पुट कर देंगे, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और ये क्या हो गया? टाइम इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, और किसी भी का पावर 0 होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो k का यूनिट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा? टाइम इनवर्स। अब यहाँ पर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकता है, या मिनट इनवर्स भी लिख सकता है, या आवर इनवर्स भी लिख सकता है। तो अगर k का वैल्यू दिया हो क्वेश्चन में, तो उसके यूनिट देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर के का यूनिट सेकंड इनवर्स में दिया है तो हम समझ जाएंगे कि वो न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर का है। चलो मिटा दें। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? तो ये आपका मान लेते हैं ए से ये रिएक्शन हुआ, अब प्रोडक्ट बना, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियली मान लेते हैं कि रिएक्टेंट आपका कितना है? ए मान लेते हैं,
और इस ए को हम दे देते हैं एक नया सिंबल ए नॉट। ए नॉट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0। इस वक्त तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं। अब ये रिएक्शन आगे चलता गया, होता गया, तो t इक्वल टू टी पर कंसीडर करते हैं तो a में से कुछ x निकलेगा। जितना x यहाँ पर निकलेगा तो इधर x बन रहा है, प्लस में दिखा देते हैं कि मतलब बन रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपका at, मतलब ये a माइनस एक्स जो है t इक्वल टू टी पर a का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। और x क्या है? ये आपका अमाउंट निकल रहा है, कंज्यूम हो रहा है। x क्या है? कंज्यूम अमाउंट फ्रॉम a, ठीक है। और x कंज्यूम होकर उतना ही x यहाँ पर बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जरा देखते हैं ध्यान से। आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जरा लिखिए आप। कैसे लिखोगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी, और कोफिशिएंट में कितने से डिवाइड करोगे? 1 से। रेट ऑफ रिएक्शन देख के आप लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस डी प्रोडक्ट अपॉन डी टी, कोफिशिएंट में 1 से डिवाइड कर दो। और आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला एक और होता है dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी होता है, dx अपॉन डी टी भी होता है। तो अब जरा देखो ध्यान से कि आप जानते हैं कि एक तरीके से और रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं R इक्वल टू के, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मतलब A माइनस एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि रिएक्शन आपका कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो R इक्वल टू ये K हो गया। और A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A माइनस एक्स। किस टाइम पर हम कंसीडर कर रहे हैं? टाइम टी पर, टाइम टी पर हम बात कर रहे हैं, टाइम टी पर। तो रेट लो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और के ऐसे ही रहेगा, और ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पर कितना है? ए माइनस एक्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन का आपका इक्वेशन जो पहले आप जानते हैं, ये रेट ऑफ इक्वेशन है। और ये भी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपका पूरा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, तो ये भी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन डी टी की जगह पर के ए माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ भी देता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इस दोनों को लेकर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे? यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन ए, ओके, ए माइनस एक्स नीचे कर दो, और ये क्या हो गया? के डी टी। अब इसके बाद से ये इंटीग्रेशन कर दिया आप, कहाँ से कहाँ? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी तक रिएक्शन हुआ है, x इक्वल टू 0 बनेगा, और यहाँ पर x इक्वल टू एक्स बनेगा। t इक्वल टू 0 पर क्या बताइए? x कुछ बनेगा? x नहीं। और t इक्वल टू टी पर x कितना निकल रहा है? x ही निकल रहा है। तो ये इंटीग्रेशन अब करेंगे। अब जरा देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन ln a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स। अब कोफिशिएंट में कितना है? -1, तो 1 से डिवाइड कर, -1 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, और ये आपका 0 से x इंटीग्रेशन। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, मतलब के टी 0 से t इंटीग्रेशन। ln यहाँ पर देख लीजिए, घबराना नहीं है, ln को बोलते हैं हम लोग लॉग ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस e होता है, फिक्स होता है यहाँ पर बेस e। ln का मतलब वो लॉग जिसका बेस क्या होता है? e होता है। हाँ जी, तो अपर लिमिट रखो, पहले इसको माइनस ln a माइनस एक्स लिख दो, ये क्या हो गया? 0 से x, और ये के टी 0 से t। अपर लिमिट रखिए, माइनस ln a माइनस एक्स, लोअर लिमिट माइनस रख के लोअर लिमिट रखा जाता है, तो यहाँ से पहले ही से माइनस है, और यहाँ पर फिर माइनस लिखा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ln a, x के जगह पर 0 पुट होगा तो ln a हो जाएगा।
इक्वल टू के टी, अपर लिमिट 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू 0, ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आ गया होगा समझ में। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ज़रा देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ln a माइनस एक्स माइनस के टी प्लस ln a, ये एक आपका इक्वेशन आ गया। देखो मैंने क्या कर दिया, माइनस ln वाले को उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, और के टी को इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी आपका काइनेटिक इक्वेशन नहीं आया है, बस ये बीच में इक्वेशन आया है, इसको याद रखना है ग्राफ के तौर पे, जो आगे हम बताएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना बहुत अच्छे से नोट कर लें। एक बात और समझ लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेट लॉ भी तो रेट ऑफ रिएक्शन देता है। तो आर टी बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के, और रेट ऑफ रिएक्शन टी टाइम पर हम लोग को बात करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, ए माइनस एक्स, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को के इंटू ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसी दोनों को लेकर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, हलवा टाइप इंटीग्रेशन है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो इतना पहले आप छापिए आराम से। हाँ जी, चलो मिटा दें, मिटा दें, 1 2 3। हाँ जी, अब जरा देखो, इस इक्वेशन को हम लोग एक मरतबा ऐसे लिख देते हैं, ln, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ए माइनस एक्स क्या है, टाइम टी पर ए का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल टू माइनस के टी, इक्वल को बढ़िया से बना दो, माइनस के टी प्लस ln, और ए आपका क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब एक काम करो, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसे बॉक्स बना दो, ठीक है, दोनों बात सेम है। अब जरा देखिए, हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स के मुताबिक, क्या जानते हैं हम लोग मुताबिक कि ln बराबर 2.303 log टू द बेस 10। मतलब कहने का मतलब कि ln आपका क्या है, ये log ही है ई बेस पर, ये आपका log है ई बेस पर। तो ई बेस का log और 10 बेस के log में रिलेशन होता है ये, मतलब log ई बेस बराबर 2.303 log 10 बेस। तो ये आपका ln ई बेस पर है, हम इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 बेस में। तो 2.303 log टू द बेस 10, और ये क्या हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln, सॉरी यहाँ पर भी तो ln है, तो इसको भी तो log में 10 में कन्वर्ट कर दो, 2.303 log टू द बेस 10, और ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट। और 2.303 को दोनों साइड डिवाइड कर दो, ताकि खूब सुंदर सा आपको परी मिल जाए, नहीं, सुंदर सा आपको खूब अच्छा इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर। मैंने क्या कर दिया, 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, इधर ख़त्म, यही नीचे आ जाएगा, ये भी ख़त्म, ये भी एक इक्वेशन बन गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो सर इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में क्या फ़र्क है, तो ये log टू द बेस ई बेस पर है और ये 10 बेस पर है। इस दोनों इक्वेशन से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी भी काइनेटिक इक्वेशन आपका नहीं आया है, तो काइनेटिक इक्वेशन ही हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये सब रास्ते में अभी हम लोग हैं, बस अब आगे आ ही जाएगा। तो पहले आप इस दोनों इक्वेशन को बढ़िया से छाप लीजिए। अब जरा देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या लिख दिया, log टू द बेस 10 ए टी
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि मैं इस के टी को इधर कर देता हूँ 2.303 और मैं इसको उधर लेके चला जाता हूँ log टू द बेस 10 ए नॉट माइनस log टू द बेस 10 80। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आसान है, इजी है, खूब सुंदर सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब देखो log टू द बेस 10। ठीक है, अब बताओ ये log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो आप जानते हैं कि log m माइनस log n, देखो क्या जानते हो तुम, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होता है, सब तुम जानते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू 0। तो हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, t इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2.303, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन नीचे कर दो k log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, k इक्वल टू, टाइम को नीचे कर दो, k को इधर कर दो, तो 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू टी। यही हो गया आपका काइनेटिक इक्वेशन, यही हो गया आपका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसी बात को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम में कई मरतबा डेरिवेशन आ जाता है, तो आपको इतना डेरिवेशन करके यहाँ पर लिखना होगा। अच्छा, ये काइनेटिक इक्वेशन कितने लॉग के बेस पर है, 10 बेस पर। इसको हम लोग ln बेस पर भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 अपॉन टी, ln का मतलब log e बेस, a नॉट अपॉन a t, बस ये हो गया आपका ln बेस पर। सर ये कैसे लिख दिए, यही 2.303 हटा देंगे तो ln में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी में 2.303 गुना कर देंगे तो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मेन याद करना, न्यूमेरिकल में ज़्यादा इस्तेमाल 10 बेस वाला ही होता है, लेकिन फिर भी इसको भी याद रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई मरतबा पूछ देता है। ठीक है, तो ln में भी दे सकता है। तो ये आपका इतना काइनेटिक इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, नोट करें। यहाँ से ज़रा देखते हैं सम इक्वेशंस। यहाँ से मैं जो इक्वेशंस लाऊंगा तो बस ये ग्राफ के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इसको यूज नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल में यूज वही करते हैं जो मैं डेरिवेशन में दिखा दिया हूँ, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सम इक्वेशंस हालांकि काइनेटिक इक्वेशन से ही हम लोग लाते हैं, जरा बस देख लीजिए ग्राफिकल पर्पस से। आप जानते हैं कि k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के टी ln ए नॉट ए टी। चलो ये बार बार बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन है, और आप जानते हैं कि ln में बेस क्या है, e, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू ई के पावर के टी। देख लो, देखिए ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर अगर x इक्वल टू log टू द बेस e, अगर m है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इक्वल टू लिख सकते हैं e के पावर x, m को लिख सकते हैं e के पावर x, मतलब जो बेस में है वो x पावर चढ़ जाएगा। तो यहाँ बताओ ln में क्या है, e बेस है, तो e पर kt आ गया और a नॉट अपॉन ए टी हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टी को ऊपर कर देता हूँ, ए नॉट को नीचे,
इसको ऊपर इसको नीचे, तो ई माइनस के टी हो जाएगा, निगेटिव साइन दे दो। तो अब बता दीजिए ए टी क्या हो जाएगा, ए टी बराबर ए नॉट ई माइनस के टी। ये एक इक्वेशन आ गया जो कि न्यूमेरिकल में इसको यूज नहीं करेंगे, ग्राफ के पर्पस यूज करेंगे हम लोग। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। 3 इक्वेशन पहले हम दे चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 4। और ये क्या बताता है, तो ये बताता है कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एटी क्या बताता है, कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, चाहे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, एट टी इक्वल टू टी। बहुत बढ़िया। अब आगे जरा देखते हैं, एक और इक्वेशन लेकर आते हैं, यहीं से लेकर आएंगे। ए टी को तुम क्या लिख सकते हो, ए माइनस एक्स। ए टी को ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। और ये आपका ए नॉट को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए लिख सकते हैं, ए नॉट को ए लिख सकते हैं। और ई माइनस के टी। अब जरा देखो ध्यान से, x बराबर क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए माइनस ए ई माइनस के टी। ए को इधर लेके चले गए तो x इक्वल टू ए कॉमन ले लो, 1 माइनस ई माइनस के टी। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू ये हो गया ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू 0, 1 माइनस ई माइनस के टी। ये एक और इक्वेशन आ गया जो कि न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे, ग्राफ के पर्पज से यूज करेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। और ये क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बताओ प्रोडक्ट में क्या बना था, एक्सेन हो गया था जी प्रोडक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट टी इक्वल टू टी टाइम। और एक और इक्वेशन आएगा ग्राफ के पर्पज से, तो वो कैसे आएगा जरा यहाँ पे देख लें, यहीं पे हम आपको बता देते हैं। कितना, चौथा इक्वेशन और ये 5वां इक्वेशन। एक आपसे पूछ सकता है रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सब ग्राफ के लिए हम लोग बात करते हैं। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। तो आप जानते हैं कि रेट आर इक्वल टू के ए माइनस एक्स। रेट लो हम लोग ऐसे ही लिखे थे ना जी, आर इक्वल टू के ए माइनस एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट एट टाइम टी के, और इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। इसी रेट को हम टाइम टी पर इस्तेमाल कर दिए हैं तो के, और ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। देखो एट टाइम टी पर ए माइनस एक्स होता है, चलो यहाँ पर भी टी इस्तेमाल कर दो। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो बताइए रेट एट टाइम टी के, ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पर, ये देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पर ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। ये एक और नया इक्वेशन आ गया जो कि इक्वेशन नंबर 6 है। न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल में सिर्फ काइनेटिक इक्वेशन को यूज करेंगे। ये चौथा, 5वां, 6ठा इक्वेशन ग्राफ बनाने में यूज करेंगे, जो ग्राफ पूछता है एग्जाम में। तो इसको जरा ध्यान से देख लेना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखो ई है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन ये होता है। प्रोडक्ट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन ये होता है। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में इक्वेशन होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता है। इन तीनों को यूज करेंगे ग्राफ के लिए। इसको जल्दी से आप नोट करें। चलो मिटाएं, 1 2 3। बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। तो बताओ हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम एट विच 50% या हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, या हाफ रिएक्टेंट आपका खर्च हो जाए या 50% कंज्यूम हो जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। जैसे मान लेते हैं आपका इनिशियली कितना था ए नॉट, और ये 50% जब कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, 50% ये खर्च हो जाएगा,
तो जिस टाइम पे खर्च होगा उस टाइम को बोलते हैं टी हाफ। तो जब 50% खर्च हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, A0/2, A0/2। चाहे इसको ऐसे देख लो कि शुरुआत में 100 है, 50% खर्च होगा तो बचेगा कितना, 50, और ये टी हाफ पर ऐसा बचेगा। तो 100 है, इसका आधा बच गया, तो A0 है तो इसका आधा बच गया, ये आपका क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। इन बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन आपका AT हो जाएगा। या इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 50% कंज्यूम, इसका मतलब कि रिएक्टेंट में से हाफ निकल गया, तो निकलने वाला कौन है, X, और ये X रिएक्टेंट का आधा निकल गया, तो रिएक्टेंट कितना है, A0, और इसका हाफ निकल गया, तो X = A0/2। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो अब वो इक्वेशन निकालते हैं, हाफ लाइफ का क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि K = 2.303 अपॉन T log⁻10 A0/AT। K = 2.303 और यहाँ पर T हाफ इस्तेमाल कर देते हैं टाइम, log⁻10, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, और AT कितना हो जाएगा, AT बताओ, AT A0/2, A0/2। तो T हाफ = 2.303, नीचे K कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, A0 से A0 कैंसिल, log⁻, यहाँ पर 2 हो जाएगा, पलट जाएगा ऊपर 2, log⁻10, और इसका वैल्यू जो होता है log2 का वो 0.301 होता है, 0.301, याद कर लो, log⁻10 0.301। तो T हाफ = 2.303 इंटू 0.301 अपॉन K, जो कि हो जाएगा 0.693 अपॉन K। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, T हाफ = 0.693 अपॉन K। और इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, देखो 2.303 इंटू log2 को हम लिख सकते हैं ln2, 2.303 इंटू log2 को ln2 लिख सकते हैं, और अपॉन यहाँ पर K। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज़्यादा ये वाला इस्तेमाल होता है। ये वाला कहीं कहीं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये वाला। अब बताइए, क्या फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है? नहीं, वही देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज independent on initial concentration of reactant पे इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप इतना छापिए। मतलब समझिए कि A से आपका P प्रोडक्ट बन रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका A को 100 मोलरिटी रखूं तो ये हाफ जब हो जाएगा तो जिस टाइम पर होगा उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। तो ये मान लेते हैं हाफ लाइफ कितना है 10 सेकेंड। अब सेम एक्सपेरिमेंट, अब 100 ना रख के सेम रिएक्शन में 2 गुना से मैं इंक्रीज करा दिया, तो अब इसको 100 होने में वही टाइम लगेगा T हाफ = 10 सेकेंड। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाइए। हाफ लाइफ अगर शुरू में 10 सेकेंड इस रिएक्शन का है तो कॉन्सेंट्रेशन आप कितना ही बढ़ा दीजिए 10 ही सेकेंड मिलेगा हर कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर में। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये 100 मोलारिटी से कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है 50 हो गया, फिर 50 से
25 मोलरिटी हो गया, फिर कितना 12.5 मोलरिटी हो रहा है। अगर शुरुआत में 100 से 50 होने में 10 सेकेंड लग रहा है तो इसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। क्यों? कि आधा हो रहा है। तो अब यहाँ 50 से फिर आधा हो रहा है, तो यहाँ पर भी हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड ही होगा। यहाँ पर भी 10 सेकेंड होगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को तुम दुगुना से घटाओ चाहे दुगुना से बढ़ाओ, हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। यही इसका मतलब है। ठीक है, इसको छापिए। अब इसके बाद से एक और टाइम होता है जिसका नाम है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब T 100%, या इसी को बोलते हैं लाइफ टाइम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, दोनों का मतलब वही है। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो लाइफ टाइम या कंप्लीशन टाइम का मतलब कि वो रिएक्टेंट डिक्रीज होते 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 ख़त्म हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाए। तो यही जो जीरो हो रहा है, नो 80, जो 80 क्या होता है? बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। तो यही 80 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो लाइफ टाइम पर। कब? जब T 100% यूज होगा तब। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लाइफ टाइम के मतलब उसका रिएक्टेंट डिक्रीज होते होते जीरो हो जाए। यही मामला जीरो ऑर्डर में भी आप देखे थे। ठीक है, तो टाइम एट विच 100% रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन प्रोडक्ट। 100% क्या हो जाए? रिएक्टेंट खर्च हो जाए। इसका मतलब कि बचेगा कितना? जीरो। अब निकालते हैं T 100% का इक्वेशन डिराइव करना है। ऐसे ही काम जीरो ऑर्डर में भी हम लोग किए थे। 2.303/K log A0 अपॉन 80। और बताओ 80 कितना है T 100% पर? तो ये कितना है? जीरो। अब मामला हो गया गड़बड़। किसी भी रेशियो में अगर नीचे जीरो होता है तो हम बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/0 अगर नीचे आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। मतलब इसको हम बता नहीं सकते हैं कितना है। इसका मतलब कि T 100% क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीशन टाइम, लाइफ टाइम अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कब ख़त्म होगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब कि वो रिएक्शन होता रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। इस बात को नीचे यहाँ पर लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते रहता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है। अगर कंप्लीट होता है तो एक लाइफ टाइम मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम तो मिल नहीं रहा है, अनडिफाइंड। इसका मतलब वो होता रहेगा, कंप्लीशन टाइम मिलने वाला नहीं है। ग्राफ्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ्स कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले आप देखें हैं कि R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। यही आपका क्या था? रेट लॉ था। यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याद करो, रेट लॉ है। यही आपका रेट लॉ। तो सबसे पहला ग्राफ आपसे पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कहने का मतलब कि 80 और रेट के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो बताओ ये y बराबर mx पर है कि नहीं? तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ,
देखो y r हो गया, m स्लोप हो गया, x के जगह पर 80 हो गया। देखो x एक्सिस पर 80 है, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, मतलब tan थीटा, इसका tan थीटा हो जाएगा k। दूसरा ग्राफ क्या है, ग्राफ नंबर 2, ये आपसे पूछेगा कि याद करो एक इक्वेशन लाए थे ln AT इक्वल टू माइनस KT प्लस ln A0, ये आपका एक इक्वेशन आया था। सेकेंड इक्वेशन आपका यही आया था, याद करो सेकेंड इक्वेशन आपका यही आया था। तो ये इसको मान लेते हैं y mx प्लस c। तो मतलब ये जो आपसे ग्राफ पूछ रहा है, इसको एकदम याद रखना है कि y एक्सिस पे कह रहा है कि आप ln ले लीजिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t का ln, और x एक्सिस पे क्या ले लीजिए, टाइम। तो ग्राफ क्या होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पर तो फिट हो ही गया। स्लोप देखो m क्या है, निगेटिव, तो ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप जब निगेटिव होता है तो ग्राफ क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में ग्राफ हो जाएगा। अच्छा अब बता दो टाइम t बराबर 0 पर ln AT कितना हो जाएगा। टाइम t यहाँ पर 0 पुट करो, हम पुट कर दिए 0, तो ln AT बराबर ln A0, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln AT बराबर ln A0। तो ln AT का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ln A0, और ये पूरा हाइट ही हो जाता है ln A0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस k। तो ये ग्राफ दे के आपसे पूछ सकता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अगर ln AT और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसे दिया है डिक्रीजिंग फॉर्म में, तुम बोल देना वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ग्राफ नंबर 3, log टू द बेस 10 AT माइनस k 2.303, और यहाँ पर t प्लस log टू द बेस 10 A0, इसके बीच में ग्राफ। तो ये भी तो फिट हो गया, y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन एकदम सेम ग्राफ होगा जो ग्राफ नंबर 2 में अभी बताया हूँ। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर log टू द बेस 10 है, और ये क्या हो जाएगा आपका टाइम, मतलब t। तो यही एकदम देखो स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, निगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग। तो सेम ग्राफ होगा। इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस k अपॉन 2.303, निगेटिव स्लोप इसलिए डिक्रीजिंग। फर्क क्या है कि यहाँ पर log 10 है, इसीलिए स्लोप में 2.303 आया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पर ln AT का वैल्यू t इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log टू द बेस 10, और यहाँ पर A0 हो जाएगा। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 आपसे पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 इंटू ई के पावर माइनस KT। ये तो ग्राफ आपको, ये इक्वेशन में तो ड्राइव किया था इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो AT आपका क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपसे पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T इक्वल टू T, इसी को हम लोग बोलते हैं AT, और टाइम के बीच में ग्राफ पूछेगा। तो तुम बताओ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट घटेगा, तो रिएक्टेंट घटेगा। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है e के पावर माइनस KT, और e के पावर में जब माइनस होता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज करेगा कर्व टाइप में। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी रिएक्टेंट टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो देखो घट रहा है। और जीरो ऑर्डर में भी घट रहा था, लेकिन जीरो ऑर्डर में कुछ ऐसे रिएक्टेंट घट रहा था टाइम बढ़ने से स्ट्रेट लाइन में,
और फर्स्ट ऑर्डर में टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है एक्सपोनेंशियली कर्व टाइप में, और उसमें स्ट्रेट लाइन में। यही फर्क आपको याद रखना है। जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट घटता है टाइम बढ़ने से स्ट्रेट लाइन में, और फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे एक्सपोनेंशियली घटता है कर्व टाइप में। ठीक है, कोई दिक्कत? कर्वेचर टाइप में। आ गया बात समझ में? अच्छा, टाइम t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर 0 टाइम मिलेगा तो 0 पुट करो, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट। जाहिर सी बात है कि t इक्वल टू 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो ए नॉट होता है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। और इस ग्राफ का जो इक्वेशन है यही है ए नॉट इंटू माइनस के टी का ये ग्राफ है। यहाँ पर देख लो, ये एक्सपोनेंशियली है, ये ग्राफ कभी कट नहीं करेगा, ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, कभी इसको कट नहीं करेगा। अगर कट कर देगा तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सपोनेंशियली ग्राफ होता है, कभी कट नहीं करता है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा, पैरेलल। इसका मतलब कि रिएक्टेंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब ख़त्म ही नहीं होगा मतलब टाइम को कट ही नहीं करेगा, इसका मतलब कि नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो ग्राफ भी बता दिया कि रिएक्टेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, इसका मतलब रिएक्शन होता रहेगा, नेवर गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखते हैं ग्राफ नंबर 5 क्या था। ग्राफ नंबर 5, x इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी। ठीक है, तो इसके बीच में ग्राफ अगर पूछता है आपसे, x क्या है? x आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और इसी को बोलते हैं हम लोग x, और ये आपका टाइम हो गया। तो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है कि बढ़ता है, टाइम बढ़ने से प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। देखो एक्सपोनेंशियली, लेकिन जीरो ऑर्डर में भी टाइम बढ़ने से प्रोडक्ट बढ़ रहा था स्ट्रेट लाइन में, उसमें किसमें बढ़ रहा था? स्ट्रेट लाइन में। जितना ग्राफ है आप कंपेयर करना जीरो ऑर्डर से, स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। 6 नंबर ग्राफ पूछेगा आपसे रेट वर्सेस टाइम में, रेट वर्सेस टाइम में अगर आपसे ग्राफ पूछ दे तो इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, R इक्वल टू के ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, के ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। तो रेट में और टाइम में ग्राफ अगर आपसे पूछे रेट वर्सेस टाइम, रेट को y एक्सिस पर ले लेगा और टाइम को x एक्सिस पर, तो बताओ यहाँ पर क्या है? निगेटिव है, निगेटिव, तो ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और कभी कट नहीं करेगा, रिएक्शन होता रहेगा, स्लोली ही होगा लेकिन होता रहेगा। इसी को तो बोलते हैं जीरो ऑर्डर, जो ख़त्म ना हो, होता रहे। तो टाइम बढ़ने से रेट डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, और कुछ ना कुछ टाइम इन्फिनाइट तक लेके चले जाओगे खूब आगे, तब भी रेट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कभी भी कट नहीं करेगा। लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या था? रेट में और टाइम में हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ किए थे वो पैरेलल था ऐसे, मतलब टाइम बढ़ने से रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जीरो ऑर्डर में। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि टाइम बढ़ने से रेट डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। कैसे डिक्रीज करता है? एक्सपोनेंशियली। अब बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर रेट कितना मिलेगा? टाइम t इक्वल टू 0 पर रेट मिलेगा के ए नॉट। 0 पुट करो यहाँ पर, तो e के पावर 0 ख़त्म, r बराबर के ए नॉट। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पर रेट है के ए नॉट। ये था आपका 6 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जीरो ऑर्डर का भी ग्राफ जानना जरूरी है और फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको काइनेटिक इक्वेशन याद करना है और हाफ लाइफ को याद करना है, वहाँ से सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और बाकी जितने भी ये सब इक्वेशन है, ये ग्राफ को बनाने के लिए बताया गया है। इसको अच्छे तरीके से नोट करो। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग अपने इस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे, इक्वेशन थे, वो सब मैंने कवर किया। आपको काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन दिमाग में रखना है और बाकी जो इक्वेशन है ग्राफ के लिए उसको याद रखना है।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।